नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भाई हमारी जो है आईपीसी कंप्लीट हो चुकी थी और आईपीसी के बाद अगला जो है वो आती है सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है इसकी फुल फॉर्म देख लेना, वो होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। जस्ट पहले हमने आईपीसी पढ़ी है जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। और अगला जो है वो है सीआरपीसी। सीआरपीसी होने के बाद हमारा जो महिला अपराध है ना भाई, वो 60% कंप्लीट हो चुका है। अब 60% कंप्लीट हो चुका है, 40% बचा क्या है। अब ये देखिए, इसमें जो भी अधिनियम है जैसे सती प्रथा अधिनियम है, डाकन अधिनियम है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो आज जो है वो हम पढ़ते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है भाई, कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है इसको लागू करने के लिए 1973 में एक अधिनियम पारित किया गया। 25 जनवरी 1974 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को जो है इसको लागू किया गया। ये डेट याद रखनी है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधी और पीड़ित दोनों के खिलाफ, कि अपराधी के खिलाफ भी और पीड़ित के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जांच की जाती है। और जांच की ये सारी जो प्रक्रिया है ये सीआरपीसी के तहत होती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध होता है तो उस अपराधी तथा पीड़ित पर जिस प्रक्रिया के तहत दंड का निर्धारण किया जाता है, इसमें दंड का निर्धारण किया जाता है, वह दंड प्रक्रिया संहिता कहलाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे कहाँ और कितने समय में पेश करेंगे, यानी कि इसमें मेन चीज़ ये याद रखना कि भी किसी भी गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को कब गिरफ्तार करना है, कब उसको कोर्ट में पेश करना है, किसको गिरफ्तार कर सकते हैं, महिला को गिरफ्तार करने का समय क्या है, बयान दर्ज कैसे होंगे, ये सारी जो प्रक्रिया है वो इसमें आएंगी। जैसे कितने दिनों में उसकी जमानत होगी और उस पर दंड का चालान करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, यह आता है दंड प्रक्रिया संहिता में। ये क्या उचित है, यह दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित है। इसमें जो है कुल 37 अध्याय हैं। सीआरपीसी में टोटल 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। अब हमें तो वही पढ़नी है जो महिला बच्चों से संबंधित हैं, बाकी तो हमें पढ़नी भी नहीं है। 37 अध्याय। अब देखो आईपीसी में कितने अध्याय थे भाई, आईपीसी में टोटल 23 अध्याय थे, ठीक है, और सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं। आईपीसी जो है उसके अंदर 511 धाराएं थी और इसमें 484 धाराएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कुल कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। फिर हम शुरू करते हैं भाई। दंड प्रक्रिया संहिता की पहली धारा आती है जिसमें उसका पूरा नाम दिया गया है। क्या, इसके अंतर्गत अधिनियम का नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1974 को हुआ, उसका विस्तार वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में है, ये धारा 1 में दिया गया है। अगली धारा आती है कि गिरफ्तारी किस प्रकार होगी, गिरफ्तारी का समय क्या होगा, गिरफ्तारी किस ढंग से की जाएगी, उचित है, अनुचित है, हथकड़ी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ें किस नज़रिए से ये कहाँ तक उचित होती है, ये आती है दंड प्रक्रिया संहिता में। जैसे धारा 46 क्या कहती है कि गिरफ्तारी किस प्रकार होगी। इसमें फर्स्ट आती है कि जिस स्थान पर किसी महिला को गिरफ्तार करना है, कि कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी महिला को गिरफ्तार करना है, वहाँ उस महिला को मौखिक रूप से गिरफ्तार होने के लिए पहले कहेंगे कि भैया आप खुद ही गिरफ्तार हो जाइए। और यदि गिरफ्तार करने की जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रतिकूल नहीं है, कि भाई हम उसे इस कहे से वो नहीं मानेगी, तो पुलिस अधिकारी जो होती हैं या पुलिस अधिकारी महिला जो है वो नहीं है आपके पास, तो पुरुष अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार करने के लिए स्पर्श नहीं करेगा। कि अगर आपको किसी महिला को गिरफ्तार करना है, या तो आप उसे कह दीजिए कि आप गिरफ्तार हो जाइए। अगर वो नहीं होती है, अगर परिस्थितियाँ जो है वो प्रतिकूल नहीं है गिरफ्तार की भाई वो मान जाए, तो क्या होता है कि पुलिस अधिकारी के बिना, महिला पुलिस अधिकारी के बिना आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। ये आती है धारा 46(1) में। धारा 46(4) क्या कहती है कि असामान्य जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अलावा, कि भाई सामान्य परिस्थितियों में तो ये ठीक है, लेकिन असामान्य परिस्थितियाँ हो जाती हैं कभी कभी, तो
उनके अलावा किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात, यानी कि शाम होने के बाद, दिन ढलने के बाद तथा सूर्योदय होने से पहले पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले। और यदि गिरफ्तार करना आवश्यक है, क्योंकि गिरफ्तार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो क्रिमिनल ही है, तो आप महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट होती है, वो उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं ना, उनको देकर उन्हें पहले इस चीज़ की अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो जिसको हमें ये गिरफ्तार करना है वो क्या है, वो अपराधी है। तो ये अगर हमें सहमति मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो हम ये कर सकते हैं। गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगाई जाती, ठीक है, क्योंकि हथकड़ी लगाना वैसे गैर कानूनी है, परंतु जैसे कुख्यात, जैसे प्रसिद्ध, जैसे कहते हैं ना कि अपराधी है, गैंग वाले हैं, ये आदतन जो अपराधी है उसको हथकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि उसके भागने की आशंका रहती है। धारा 47 क्या कहती है कि उस स्थान की तलाशी लेना, कि ऐसे स्थान की तलाशी लेना जहां से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है। इसके तहत किसी स्थान या कमरे की तलाशी के समय कि वहां पर अगर कोई स्त्री मौजूद हो, जो मान लो ऐसी कई प्रथाएं होती हैं कि वही वो सामने नहीं आती, तो पुलिस अधिकारी उस कमरे या स्थान में प्रवेश करने से पहले उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके लिए पुलिस अधिकारी जो है वो उचित व्यवस्था करेगा। यानी कि अगर किसी रूम में एक महिला अकेली है और आपको उस रूम की तलाशी लेनी है, ठीक है, अगर वहाँ पे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, तो आप उस महिला को पहले उचित स्थान वो देंगे, उचित वातावरण देंगे, ताकि वो जो भी प्रथाओं के तहत वो बाहर नहीं आ रही है तो वो पहले बाहर आ जाए, उसके बाद ही आप उसमें प्रवेश करेंगे। फिर धारा 51 क्या कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, कि जो भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसकी तलाशी कि किस प्रकार से ली जाएगी। जैसे धारा 51(2), जब किसी स्त्री की तलाशी लेना जरूरी है तो ऐसी तलाशी में शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और जो तलाशी है वो भी महिला पुलिस के द्वारा या अन्य स्त्री के द्वारा ही ली जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें ध्यान में भी रखनी होती है हमें। धारा 53 क्या कहती है? धारा 53(2), किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा करानी है, यानी कि उसका मेडिकल करवाना है, तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी। आता है धारा 53(2) में कि उसका जो मेडिकल है वो किसी भी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। धारा 54 क्या कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण, कि जो भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण होगा। यानी कि किसी गिरफ्तार की गई स्त्री की शारीरिक परीक्षा अगर हमें करवानी है मेडिकल, तो ऐसी परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में ही की जाएगी। ये भी धारा 54 में ही है। और यदि महिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी अगर उपस्थित नहीं है, तो जो भी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी होगी उसकी जगह वो कहते हैं कि भाई जिसकी ड्यूटी होती है, अगर वो उसे कोई काम आ जाता है तो वो दूसरे किसी को बिठा कर जाता है कि भाई आप जो है आज का काम करेंगे। फिर आता है धारा 125 से 128 तक जो है वो क्या आता है कि पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के प्रावधान इसके तहत किए गए हैं। जैसे धारा 25 आती है, 125 धारा 125 के तहत क्या है कि पत्नी बच्चों के अलावा जैसे बूढ़े माँ बाप जो हैं वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, व्यक्ति जो है वो उनके भरण पोषण से अगर इनकार करता है, उनका जो बेटा है या उनके जो पति हैं, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे व्यक्ति को मासिक भत्ता देने का जो आदेश देता है वो 125 में आता है। तो जो मासिक भत्ता देने के जो आदेश हैं वो 125 के तहत दिए जाते हैं, भरण पोषण भत्ता। धारा 154 संज्ञेय मामलों में इतला, कि किसी भी महिला जो है उसके द्वारा ऐसी सूचना दी जाती है कि उसके विरुद्ध, कि भाई उसके विरुद्ध धारा 326A, 326B, 354A, 354AB, C, D तथा 376A, 376B, C, D और 376DB,
376 व धारा 509 के अधीन अपराध किया गया है तो इसकी सूचना को जहाँ तक संभव हो कि भाई कोई महिला आके कहती है कि भाई मेरे साथ इस प्रकार का अपराध हुआ है, तो जहाँ तक संभव हो कोई महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। और ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति महिला के विरुद्ध आईपीसी की उक्त धाराओं, जो ऊपर की जो धाराएं हैं उनके अधीन अपराध हुआ है और वह मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हो जाए, तब ऐसी सूचना जो है वो पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विशेष मार्गदर्शक कि भाई वो अपने बयान या रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं है, तो किसी दूरभाष जो मार्गदर्शक होता है उसकी सहायता से रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति के निवास स्थान पर या अन्य सुविधाजनक स्थान पर लिखी जाएगी कि भाई कोई ऐसी महिला है, या तो वो थाने पे आ जाती है या फिर वो उसके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और वो रिपोर्ट लिखाने नहीं आ पाती और ऐसी सूचना लग जाती है, तो पुलिस जो है वो उनके घर जाकर या फिर वो पुलिस को बयान देंगे या रिपोर्ट देंगे, या उसके अलावा नहीं देती तो कोई ऐसा मार्गदर्शक होता है या जो उसकी परिचित होता है जो उसके बयान दर्ज करवा सकता है। ये आता है धारा 154। धारा 160 क्या कहता है कि साक्षी जो होते हैं, जैसे जो गवाह होते हैं, उनको बुलाने की पुलिस अधिकारी की जो शक्ति है वो इसके तहत आती है कि इसके तहत साक्षी जो होते हैं उनकी हाजिरी के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य कार्यवाही के दौरान 15 वर्ष से कम आयु के बालक कि जो 15 वर्ष से कम है, 65 वर्ष से आयु के अधिक के जो व्यक्ति हैं, या किसी स्त्री या शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब कहते हैं ना कि भी किसी भी स्त्री के बयान है या 15 वर्ष से कम आयु का बालक है या 65 वर्ष से अधिक आयु का जो भी वृद्धजन है, उनको जो है कहीं आने के लिए आप पाबंद नहीं कर सकते कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, मैं आपके बयान यहीं दर्ज करूँगा, कोई पुलिस अधिकारी आपको कहे, तो ऐसा नहीं है। उनके जो बयान हैं वो उनके घर जाकर ही लिए जाएंगे। धारा 161 इसके तहत क्या कहा गया है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, कि कैसे ये करना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए, गिरफ्तारी कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीआरपीसी में आती हैं। धारा 161 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, कि पुलिस के द्वारा गवाहों की जो परीक्षा है वो किस प्रकार से ली जाती है कि किसी भी महिला द्वारा ऐसी सूचना दे दे कि भाई उसके विरुद्ध जो है वो इन धाराओं के तहत अपराध जो है हुआ है, तो उस स्त्री से इस सूचना के बयान, कथन, जानकारी किसी महिला पुलिस के द्वारा किसी महिला द्वारा ही लिखे जाएंगे। ये होती है पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, कि जो भी आया है भाई थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए, उसके जो बयान हैं वो किसी महिला पुलिस के द्वारा ही लिखे जाएंगे। धारा 164 कहता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिकथन यानी कि बयान लेना, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना कि भाई आज तो उसके 164 के बयान है, किसी भी महिला के साथ ऐसा कुकर्म हो जाता है तो 164 के बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। तो ये वही है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कथन या अभिलिखित करना किसी महिला के विरुद्ध, जैसे 354 इन धाराओं के विरुद्ध जैसे अपराध हो गया 376 CD, DA, DBE व धारा 509 के अधीन अपराध की सूचना पुलिस की जानकारी में आए तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पीड़िता के बयान, कथन अभिलिखित किए जाएंगे। किसके द्वारा? न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। यदि पीड़िता स्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है कि भाई वो नहीं आ सकती या मानसिक रूप मेंटली डिस्टर्ब है, तो मजिस्ट्रेट विशेष मार्गदर्शक के सहयोग से बयान अभिलिखित करेगा तथा वीडियोग्राफी भी उसकी की जाएगी। 164 के जो बयान होते हैं उसमें कहा जाता है कि इसमें वीडियोग्राफी भी की जाएगी। धारा 164A क्या कहती है कि बलात्कार का शिकार हुई महिला का शारीरिक परीक्षण। बलात्कार से पीड़ित, बलात्कार के अपराध से पीड़ित महिला की शारीरिक जो परीक्षा है, मेडिकल है, वो सरकारी अस्पताल के एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ही करवाया जाएगा। और ऐसा व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी से महिला की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने वाला जो व्यक्ति है उसकी सहमति से ही अपराध की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जो है वो उसका शारीरिक परीक्षण करवाया जाएगा। कि भाई जैसे ही आपको सूचना मिली तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको मेडिकल करवाना होगा। ये 164A में कहा गया है। धारा 198 में क्या कहती है कि विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन
हेतु विशेष प्रावधान इसके तहत किए गए कि विवाह के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उनके लिए जो भी प्रावधान है वो धारा 198 में है। धारा 376 आती है बलात्कार से संबंधित। धारा 376 ए क्या कहता है कि स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ अगर बलात्कार किया जाए जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, एक तो स्थिति ये है। 376 बी कहता है कि पति द्वारा या पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना जो भी शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं किसी के साथ या बलात्कार किया जाता है तो वो क्या है 376 बी में आएगा, यानी कि उसकी सहमति नहीं है। 376 ए बी क्या कहता है कि 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार। 376 सी कहता है कि किसी आप अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा से कि किसी अन्य स्थान स्त्रियों बालकों की संस्था या अधीक्षक या प्रबंधक अस्पताल का कर्मचारी होते हुए या ऐसी स्त्री जो उसके बेरक्षा में है या उसके अधीन है परिसर में उपस्थित है उस स्त्री के साथ बलात्कार कारित करना। एक स्थिति है 376 डी, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होना। एक स्थिति आती है 376 डी ए, 16 वर्ष से कम उम्र की जो महिला है या उसके साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार। 376 डी बी कहता है 12 वर्ष से कम उम्र की जो भी महिला है उसके साथ सामूहिक बलात्कार। और 376 ई भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ए या 376 डी के अधीन दंडनीय अपराध किसी अपराधों के लिए पहले किसी को दंडित किया गया है और बलात्कार के अपराध में 376 ए बी सी डी में बताए गए किसी अपराध की पुनरावृत्ति अगर वो करता है, यानी कि एक बार तो उसे दंड मिल चुका है वापस वो ऐसी पुनरावृत्ति करता है, तो इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि जो धाराएं आपको बताई गई हैं 376 ए बी सी डी ई, इनमें क्या कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो मैंने आपको आईपीसी में बता दिए थे कि सज़ा जो है वो आपको वहाँ बता दी गई थी कि 20 वर्ष का कठोर कारावास है, मृत्युदंड से भी दंडित किया जाएगा। तो ये जो धाराएं हैं वो आईपीसी में थी और इसमें कहा गया है कि इनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। फिर है कि किसी भी महिला आरोपी को बिना किसी महिला पुलिस के शाम के 6 बजे के बाद अथवा 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये चीज़ तो पता ही है। धारा 416 कहती है कि गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड का लघुकरण किया जाना, कि वह गर्भवती जो स्त्री है उसके मृत्युदंड का षड्यंत्र किया जाना यदि वह स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है यदि वह गर्भवती पाई गई है। ठीक है, कि जो भी गर्भवती स्त्री है उसको कोई भी सज़ा दी जाती है कि भाई जो भी महिला अपराधी होती है अगर वो गर्भवती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो देख लो आप, कि यदि वो है स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दे दिया आपने और यदि वह गर्भवती है तो उच्च न्यायालय जो है वो जो भी उसको दंडादेश दिया है उसको पोस्टपोन कर देगा, उसे निरस्त कर देगा और ये आदेश देगा कि यदि वह ठीक समझे तो दंडादेश को आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकता है, कि उसे कम कर सकता है, कि जो भी उसने मृत्युदंड दिया तो मृत्युदंड तो नहीं दे सकता गर्भवती स्त्री को, उसकी सज़ा जो है वो कम कर सकता है। ठीक है, या उसको जो भी मृत्युदंड दिया है उसे पोस्टपोन कर सकता है। ये 416 में आया है कि गर्भवती जो स्त्री होती है उसके लिए सज़ा का कम प्रावधान है, क्योंकि अगर उसने अपराध किया तो उसकी सज़ा उसके गर्भ में पल रहे शिशु को नहीं दी जा सकती। धारा 437 क्या कहती है कि अजमानती अपराध में जमानत देना, कि जो भी अजमानती अपराध है उसमें जमानत देना क्या होता है कि इसके तहत अजमानती अपराध की दशा में भी 16 वर्ष से कम आयु के बालक या स्त्री को जमानत पर छोड़ दिए जाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। कि अजमानती अपराध है फिर भी उसमें जमानत देना, क्यों? क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु के बालक या स्त्री को जमानत पर छोड़ देना, क्योंकि 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें वैसे नासमझ सी होती है, इसलिए उनको अजमानती होती है फिर भी जमानत पर छोड़ देना का जो प्रावधान है वो 437 में किया गया है। तो ये जो धाराएं हैं ये कंप्लीट जो है वो आती है सीआरपीसी में, जो महिला और बच्चों से संबंधित है। तो महिला एवं बच्चों से संबंधित, तो महिला एवं बाल अपराध जो है इसमें हमें क्या लेना है, वही लेना है जो महिला और बच्चों से संबंधित धाराएं हैं, इम्पोर्टेंट जो भी उनके फैक्ट्स होते हैं वो। तो आईपीसी सीआरपीसी
ये कंप्लीट हो चुकी है। आईपीसी का आपने देख ही लिया था। और ये जो आपको अगले जो भी सेशन मिलेगा आपको, उसमें जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा भाई। व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता देना। वैसे तो कमेंट में नहीं बता सकते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जुड़िए। उसमें क्वेश्चन है वो मैं खुद कह रही हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी होती है वो आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दी जाएगी। और कोई दिक्कत है तो बता देना। आगे का जो भी सेशन होगा वो हम देख लेते हैं भाई, कि अधिनियम जो है वो हमें स्टार्ट करने हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप बता देना, ठीक है। और मेरी तरफ से आईपीसी आपकी सीआरपीसी कंप्लीट हो चुकी है। इसको बेटर तरीके से हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस में। जब भी क्वेश्चंस आएंगे, किस हिसाब से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, उस हिसाब से देखेंगे कि क्या पूछ रहा है अगला, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ थ्योरी बेस था। तो थ्योरी बेस जो है आईपीसी सीआरपीसी कंप्लीट। उससे आगे का जो सेशन है ज़्यादा आपका बचा नहीं है, 40% ही पार्ट बचा है, वो आपका करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए आज का यही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। राम राम।